Hello students, it is my fourth lecture on nuclear physics. आज जो टॉपिक है वो नाभिक की त्रिज्या और या फिर उसका आकार, साइज एंड रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। हम लोगों ने रदरफोर्ड स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट देखा था, उसको पढ़ा, उस रदरफोर्ड मॉडल के बारे में चर्चा की और रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार हमने पाया कि धनात्मक आवेश, परमाणु का जितना भी धनात्मक आवेश होता है वो उसके केंद्र पर होता है और केंद्र से बाहर, आउटसाइड द सेंटर ऑफ एटम, देयर विल बी द नेगेटिव चार्ज, ऋणात्मक आवेश होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अतः परमाणु का केंद्रीय भाग नाभिक होता है जो धनात्मक है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर फैले होते हैं। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स का अल्फा कणों पर प्रभाव नगण्य होता है। हम ये मान के चलते हैं कि जब कोई अल्फा कण इस तरह से गति करते हुए आता है तो यहाँ जो बाहर की साइड में इलेक्ट्रॉन्स फैले हुए होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स का प्रभाव अल्फा कण पर नेग्लिजिबल होता है। अल्फा कण का पर जो प्रभाव पड़ेगा वो नाभिक से पड़ेगा, जो कि धनात्मक आवेश तो नगण्य होता है। लेकिन अल्फा कणों का प्रकीर्णन केवल नाभिक के साथ ही होता है, जिसे कि कूलॉम प्रतिकर्षण के रूप में अपन एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा था कि रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और इसका मध्य भाग धनात्मक भाग है जिसको अपन नाभिक न्यूक्लियस कहें। ये स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में अल्फा कण गति करते हुए आते हैं और ये नाभिक तक पहुंच पाएं उससे पहले ही लौटने लगते हैं। कुछ अल्फा कण इस तरह से बाहर चले जाते हैं, इससे उनके अलग अलग कोण होते हैं, विवर्तन के कोण। लेकिन यहाँ यदि अल्फा कण के लिए विवर्तन का कोण 180 डिग्री हो तो उस स्थिति में नाभिक के ये अल्फा कण लगभग उसके करीब पहुंच जाएगा, यानी कि उस स्थिति में ये d0 दूरी r के बराबर हो जाएगी, जो निकटतम पहुंच की दूरी होगी, नियरेस्ट डिस्टेंस होगी। इसको हम नाभिक की लगभग त्रिज्या कह सकते हैं। ये तभी है जबकि प्रकीर्णन का कोण 180 डिग्री हो, यानी कि ये अल्फा कण वापस अपने पथ पर लौट जाएं। अल्फा कण अपनी गतिज ऊर्जा से गति करते हुए जब नाभिक के समीपस्थ पहुंचकर लौटता है, उस समय अल्फा कण की गतिज ऊर्जा, सारी की सारी गतिज ऊर्जा, चूंकि ये अल्फा कण गति करते हुए आ रहा है और यहाँ आकर के जस्ट रुक जाएगा, यानी कि इसकी गतिज ऊर्जा सारी की सारी खत्म हो जाएगी। तो ये गतिज ऊर्जा किस में कन्वर्ट होगी? यहाँ नाभिक धनात्मक कण और अल्फा कण ये भी धनात्मक, इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होने के कारण कूलम्बीय प्रतिकर्षण ऊर्जा के रूप में होगी, यानी कि अल्फा कण की गतिज ऊर्जा कूलम्बीय प्रतिकर्षण की गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी, बदल जाएगी। अर्थात अल्फा कण की गतिज ऊर्जा बराबर नाभिक एवं अल्फा कण की स्थितिज ऊर्जा। तो ये स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है और कूलम्बियन स्थितिज ऊर्जा का मान होता है k q1 q2 r। So here Q1 means it is the charge of nucleus, that is Ze. Q2 it is the charge of alpha particle, it is 2e अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी d0 और ये वैल्यू स्थितिज ऊर्जा होगी 12 mv²। बाय सॉल्विंग d0 इज इक्वल टू दिस मच, ये एनर्जी हो गई। नाभिक की ऊर्जा r लेस देन और इक्वल टू d0 ही होगी, क्योंकि नाभिक ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ऊर्जा होगी वो इसके पास ही जा पाएगा। तो यानी कि इसकी जो रेडियस होगी वो रेडियस या तो यहाँ तक ही हो पाएगी या फिर और पास में जाएगा तो वहाँ तक इसकी रेडियस हो पाएगी।
तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, d0 हो सकती है या फिर इससे कम होगी। अल्फा कण जब नाभिक के निकटस्थ होता है यानी कि प्रकीर्णन कोण की वैल्यू 180 डिग्री हो, ये 180 डिग्री हो, तो उस स्थिति में d0 इज नियरली इक्वल टू r, यानी कि ये नाभिक की त्रिज्या होगी। ओके, इस तरह का एक एग्जाम्पल के रूप में अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे ये सोने की एक झिल्ली से अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग है और उसमें अल्फा कणों की ऊर्जा 8 MeV 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्ट इनटू जूल like as this much, 1 mega is equal to 10 raised to the power 6, and electron volt it converts 1.6 into 10 raised to the power minus 19, then it will becomes in joule। और सोने के लिए, गोल्ड के लिए Z इज इक्वल टू उसका परमाणु क्रमांक होता है 79 और कूलम कांस्टेंट K इज इक्वल टू एज वी नो 9 into 10 raised to the power 9। So we substitute in this formula, we get d0 is equal to 2 k z e square upon e, that is in terms of joule। So we get its value 2.84 into 10 raised to the power minus 14 मीटर, और इसमें इस पॉइंट को और आगे ले जाएंगे तो ये 10 की पावर माइनस 15 मीटर, और ये चीज होती है फर्मी, मीन्स 1 फर्मी या 1 फैक्टोमीटर इज इक्वल टू 1 फर्मी और द 1 फैक्टोमीटर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 15 मीटर। इस प्रकार गोल्ड के नाभिक की त्रिज्या का अनुमान लगाया जा सकता है कि गोल्ड के नाभिक की त्रिज्या किसमें होगी, ये फर्मी के रूप में होगी। रदरफोर्ड एवं चैडविक ने अध्ययन कर पाया जिसमें अलग अलग गतिज ऊर्जा E के अल्फा कण एवं अलग अलग प्रकीर्णन कोण थीटा के अध्ययन के अनुसार d0 की एक निश्चित दूरी के लिए कूलम इंटरैक्शन शो होता है। इससे कम दूरी पर कूलम इंटरैक्शन शो नहीं होता, भंग हो जाता है, फेल हो जाता है। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास में एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट में अल्फा कण इसके पास में आए, कितना पास आए, यहाँ तक पहुँचे या फिर यहाँ तक पहुँचे या यहाँ तक पहुँचे और या फिर यहाँ तक पहुँचे या फिर यहाँ तक पहुँचे, तो इसमें एक निश्चित दूरी ऐसी आती है, वहाँ तक तो कूलम्ब स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लागू रहता है, लेकिन उससे कम दूरी पर कूलम्ब की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र फेल हो जाता है, यानी कि कूलम्ब बल फेल हो जाता है। फिर किस प्रकार का बल कार्य होगा, ये एक हम ये कहें कि इफ d0 it is less than r0, d0 ग्रेटर देन और इक्वल टू rc, तो यहाँ तक तो कूलम्ब बल लागू होते हैं। लेकिन अगर इससे भी कम दूरी की अपन बात करते हैं, rc से भी कम दूरी की, तो कूलम्ब बल फिर भंग हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, वहाँ कूलम्ब बल कार्य नहीं करते। इसका कारण नाभिक में नाभिकीय बल होते हैं जो प्रबल आकर्षण बल होते हैं, ये नाभिकीय बल होते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग आकर्षण प्रकृति के होते हैं, अट्रैक्शन के होते हैं। इसे स्थितिज ऊर्जा वक्र से भी समझा जा सकता है। स्थितिज ऊर्जा वक्र इस प्रकार का है विद्यार्थियों कि दूरी इधर की ओर हम ले लेते हैं डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस के साथ में यहाँ ये डिस्टेंस जीरो मीन्स ये परमाणु का एग्जैक्ट केंद्र बिंदु होगा। अब परमाणु के केंद्र बिंदु से कुछ दूरी तक नाभिकीय कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो सकते हैं, और इनसे बाहर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और उनसे भी बाहर फिर नाभिक का परमाणु का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो परमाणु को हम ये मान सकते हैं कि जैसे परमाणु यहाँ तक फैला हुआ है, परमाणु ये आगे तक इस तरह से फैला हुआ हो सकता है कि मान लिया जाए कि परमाणु इस तरह से फैला हुआ है, और इस परमाणु में यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स हैं,
और यहाँ से आगे इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए और इस पूरी दूरी में नाभिक है, यानी कि नाभिक की त्रिज्या, अगर हम नाभिक की बात करते हैं तो नाभिक का आकार इस तरह का हो सकता है। और ये जो नाभिक का आकार है, इस नाभिक के आकार में ये पर्टिकुलर डिस्टेंस, तो इस डिस्टेंस के बाहर तो कूलम्ब स्थितिज ऊर्जा का सूत्र एप्लीकेबल होता है। इस तरह का सूत्र है इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी का सूत्र, क्योंकि कूलम्ब स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है के Q1 Q2 बटे R, ये सूत्र होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर 1/R यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी, ये फॉर्मूला के अनुसार ये ग्राफ होगा। लेकिन इसके आगे फिर ये ग्राफ खत्म हो जाता है और यहाँ स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक हो जाती है। इसका मतलब इसके अंदर नाभिक है और कोई भी अल्फा कण ज़्यादा से ज़्यादा यहीं तक पहुँच पाएगा, इसके बाद में अल्फा कण नहीं पहुँच पाता है। तो इससे नाभिक के अत्यंत समीप होता है, तो वहाँ पर आकर के केवल कूलम्ब अन्योन्य क्रिया ही नहीं, फिर और भी फैक्टर्स इसमें काम करने लग जाते हैं जो नाभिकीय बलों से संबंधित होते हैं। नाभिक का घनत्व नियत हो तो उस स्थिति में RC, ये डिस्टेंस RC इजिकल टू R0 a की पावर 1/3 होती है। इस चीज़ को अपन इधर एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि जैसे यदि केवल न्यूट्रॉन या प्रोटॉन केवल न्यूट्रॉन या प्रोटॉन की त्रिज्या R0 है, केवल एक न्यूट्रॉन या प्रोटॉन का आयतन 4/3 पाई R0 क्यों होगा। और नाभिक में कुल नाभिकीय कण, जिसमें न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, प्रोटॉन भी हो सकते हैं, दैट इज A, इस A को हम एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक कहते हैं A। तो उस स्थिति में संपूर्ण नाभिक का आयतन V इज इक्वल टू एक नाभिकीय कण का आयतन इंटू नाभिकीय कणों की संख्या। तो ये 4/3 पाई R0 क्यूब इंटू A। यदि संपूर्ण नाभिक की त्रिज्या हम R मान लें तो संपूर्ण नाभिक का आयतन V इज इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब, ये होगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट कर देते हैं, तो उस स्थिति में 4/3 पाई R क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई R0 क्यूब A कैंसिल हो गया। R क्यू इज इक्वल टू R0 क्यूब A मीन्स इधर से इसको 1/3 पावर कर देते हैं, तो R इज इक्वल टू R0 A की पावर 1/3। ये एक जनरल फार्मूला है नाभिक की त्रिज्या का, जहाँ A इट इज एटॉमिक नंबर, A एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक है, और R0 कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट की वैल्यू 1.2 से 1.3 फर्मी के बीच में होती है। थैंक यू। तो ये नाभिकीय त्रिज्या के बारे में आज का लेक्चर